सभी से निवेदन, सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, जी कोई भी सीट बिल्कुल। रिक्वेस्ट न देते। हाँ, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने मैसेज लिख करके अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। आदरणीय दीपा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम हाँ जी, आज के इस रामनीत जी, कार्यक्रम जो जी भी नमस्कार जी, जुड़े हुए जय हैं, सिया राम, जय ठाकुर जी की। जय ठाकुर जी की। मेरा जुड़ने वाले समस्त आदरणीय समाज बंधुओं से ये निवेदन रहेगा कि आपका कोई प्रश्न है तो आप मैसेज के द्वारा आप भेजें। मैं वो प्रश्न जो है वो आदरणीय दीपा जी के सामने रखूँगा और दीपा जी उस प्रश्न का उत्तर आपको बड़े ही सुंदर तरीके से और सहज और सरल तरीके से आपको देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम का की हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय का को बेकार नहीं करते हुए, क्योंकि सेशन जो रखा गया है ये बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए रखा गया है और लिमिटेड समय में ही हमने इसे ख़त्म करना है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय दीपा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है महिला संरक्षण अधिनियम पर प्रशिक्षण, और उसी आशय को लेकर के आज हम एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे ट्रस्टीगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम को शुभ संचालन करने के लिए आप हमें आज्ञा देवें और ज़्यादा समय को व्यक्त नहीं करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की ओर जाता हूं। आदरणीय दीपा जी से मैं निवेदन करूंगा कि महिला संरक्षण अधिनियम पर आप अपनी बातचीत शुरू करें और इस महिला संरक्षण अधिनियम की मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप हमें बताएं। इसके जो बारीकियां हैं वो भी हमें बताएं। बीच बीच में हमारे हमारे श्रोताओं के जो प्रश्न हैं वो आएंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आदरणीय दीपा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के सेशन को आप शुरू करें। आदरणीय दीपा जी। सबको राम राम। मेरी जो भी जुड़े हुए हैं, महिला और जेंट्स जो भी हैं, वैसे तो जी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारी सुरक्षा आप सभी जेंट्स के हाथों में है। हमारी सुरक्षा मेन जो ये लीगली हमारे अधिकार बने हुए हैं, ये सारे इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी जब हमारी सुरक्षा के लिए हमारे भाई बंधु थे, हमारी माता थी, हमारे पिता थे। ये भी एक कॉमन मुद्दा है जी। लेकिन मैं आज यही बताऊंगी कि कॉमनली ये चीजें कुछ एक हमने पश्चिमी जो सभ्यता को इतना अनुकरण कर लिया कि हमें इन अधिकारों को यूज भी किया और मिस यूज भी किया है जी। आज मैं कॉमनली 10 ऐसे अधिकार है जो महिलाओं को सिर्फ अधिकार प्राप्त है, वो हमें हमारे देश में जितने भी क्रूरली टाइप जो हमारे पर हिंसा होती है उनके खिलाफ हम अपने आवाज उठा सकते हैं। तो मेरा जो पहला अधिकार है, हमारे लिए एक महिला उत्पीड़न आयोग, राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है हमारे लिए। सबसे पहले इसकी हुई थी ताकि जी महिलाओं को सुरक्षित किया जाए और जी उनको जो उत्पीड़न होता है उनसे बचाया जाए। इसमें सारी लेडीज होती है, कोई भी जेंट्स नहीं होता, क्योंकि लेडीज के दुखों को शायद समझ सकती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल लेकिन शायद आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मैं उसका भी बताऊंगी कि सबसे ज्यादा हमारी दुश्मन भी महिला ही है। बिल्कुल सच बात है। जेंट्स जेंट्स से ज्यादा जेलियस हमारी महिला ही करती है। जेंट्स बिल्कुल फिर सही छूट है। जाएगा, पर जो भी ये जो मैटरनिटी जो केसेस होते हैं, इनमें हमने देखा है कि सास का जो सबसे ज्यादा अच्छा रोल होता है, वो ही अपनी बिल्कुल बहू को कुछ नहीं देती है जी। बिल्कुल तो सही है। ये एक महिला राष्ट्रीय आयोग है जिसमें हम कोई भी हमारे खिलाफ अगर उत्पीड़न होता है, हिंसा होती है, कोई भी क्रूरटी होती है, तो उसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो हमारी सुरक्षा करता है। सेकंड ये है कि ये जो महिला आयोग बनाया गया था, इसमें भी आजकल जो लेडीज है वो भी अब बयानबाजियां देने लगी, क्योंकि वो ये सोचती है कि हमें अगर एक पहलू को देखें कि लेडीज का जो एक पहलू है कि वो मेरे साथ कर रहा है या उल्टा कर रहा है, कुछ भी जो चल रही है आज प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसमें मिसयूज ज्यादा हो रहा है इनके इन लीगली अधिकारों का। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जहां पर सारी ये उत्पीड़न होते हैं, हिंसाएं वो फील भी करती है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। तो मैं उन महिलाओं को के लिए जागरूक करना चाहूंगी जो
बिल्कुल अपने घर में, परिवार में, समाज में, या वर्किंग है वहां अगर कुछ उसके साथ हिंसाएं हो रही है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, उनको अधिकारों के बारे में मैं कुछ अधिकार बताना चाहूंगी। सबसे पहले है घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम बना था हमारे 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस। ये हमें अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने सास ससुर से, सबसे जी सुरक्षा प्रदान करता है। जी ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें अगर आपका पति आप पर टॉर्चर करता है मानसिक रूप से, ये चार प्रकार के हैं, मानसिक, आर्थिक, क्योंकि हमारी जब शादी हो जाती है तो हमारे जी लालन पालन पोषण, कपड़ों का देना लेना सारा अधिकार अपने हस्बैंड को चला जाता है। जी उसको उसको वो सारी चीजें देनी पड़ती है, कि उसके कपड़े नहीं है तो वो कपड़े ला के देगा, खाने के लिए वो उसको गेहूं घर पे अवेलेबल करवाएगा, मतलब शुरू से लेके बच्चों के लिए पालन पोषण वो हस्बैंड करेगा। ये जी हमारे महिलाओं का अधिकार है। जी सेकंड है गुमनामी का अधिकार। जब हम कोई भी केस फायर करते हैं, एफआईआर करवाई जाती है, उसमें कई महिलाओं के साथ जैसे घर में रेप हो गया, तो घर वाले हैं वो दबाएंगे इसको कि ये अगर बताएगी तो तुमको मार देंगे। तो गुमनामी एक शब्द है, उस वर्ड का अधिकार, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि वहां पे आपका नाम जो है वो दिखाया नहीं जाएगा कि किसने ये एफआईआर करवाई है, कौन किसके नाम से है। ये अभी केस हुआ था जी अपने सिरसा डेरा सच्चा सौदे वाला, जो प्रेजेंट में काफी चला था, उसी के बेसिस पे उसको वो सजा हुई थी। हाँ जी हाँ वो जी एक लड़की ने लेटर लिखा था बिना उसके नाम के, उस लेटर के ब्याह पे उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो ये एक गुमनामी का अधिकार है। अगर किसी के साथ भी कोई भी गलत बिहेव होता है, रेप होता है, क्रूल्टी होती है, तो वो अपनी एफआईआर करवा सकता है बाहर जाके बिना नाम की। तो उसको मजिस्ट्रेट भी उसको छुपा के रखेगा, उसको ये अधिकार है कि वो किसी के सामने शो ना करे, ताकि उसको मेंटली टॉर्चर वापस ना मिले। क्योंकि हमारे देश एक सोशल समाज वाला जो है ना, दिखावा करने वाला लोग है हमारे देश में। तो वो क्या करते हैं कि हमारी बदनामी ना हो जाए, तो वो जी क्या करते हैं कि ये वाले रेप केसेस जो भी हो रहे हैं ना, वो उनको बताना नहीं चाहते। वो लड़की रेप केसेस को अपना छुपाने की कोशिश करते हैं, फैमिली वाले जाने नहीं देते, तो वो लड़की अपना ये अधिकार लड़की को कि वो चुपचाप बिना नाम की अपनी एफआईआर दे दे। थर्ड है 200 आईपीसी की धारा 228 ए के अंदर मैंडिटी का लाभ। मैटरनिटी का पता ही है कि हमारा वर्किंग वुमेन है, वो काम कर रही है, उसको 6 महीने तक पे पर लीव दी जाती है, उसकी पेमेंट काटी नहीं जाएगी। पूरे 6 महीने तक उसको बच्चे के लालन पालन के लिए उसको छुट्टी दी जाएगी। ये भी एक महिला का अधिकार है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो जो क्या ये आजकल, अपने मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूँगा। तो क्या ये प्राइवेट जगह में भी ये लागू होता है? हाँ जी, प्राइवेट में जी होता है लेकिन प्राइवेट वाले देते नहीं। देते नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, उसको भी ये अधिकार है कि वो पेमेंट का, क्योंकि ये जो अथॉराइज्ड जो स्कूल है, ऐसे तो जो ये पेमेंट वाले अधिकार में भी बताती हूँ हाँ कि जी हाँ जी जो प्राइवेट स्कूल है वो जून का पेमेंट नहीं देते, साइन हाँ करवाते हैं जी पूरी 12 महीने का, पर जून का पेमेंट नहीं देते। तो जो अथॉराइज्ड जो स्कूल है ना, उनका ये अधिकार होता है कि वो उसके उसके खिलाफ करे, कि जून का अधिकार, जून में हमारी जो है ना छुट्टी ना करे, पैसे दे। लेकिन वो उनको डर रहता है कि वो उसको निकाल ना दे स्कूल से, इसलिए वो उस जून की पेमेंट नहीं भी लेते। बहुत से स्कूल हैं। जी सेकंड है एक फुल पेमेंट लीव, इनका तो अधिकार बता दिया मैंने। गिरफ्तारी का अधिकार होता है एक हमारा, जब हम 6 बजे से तो शाम को 6 बजे से 6 बजे के बाद में और 6 बजे से पहले, यानी पूरी रात, पूरा रात 12 बजे तक, 12 घंटे हमें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। 6 बजे के इवनिंग में, शाम को, बाद में, और मॉर्निंग में 6 बजे से पहले हमें किसी भी लेडीज को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना ही उसने गलत कांड किया हो। और इसमें यह भी है शर्त कि कोई भी लड़की को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो वो एक लेडीज होगी साथ में,
केवल जेंट्स पुलिस वाला लड़की को गिरफ्तार नहीं कर सकता, फीमेल को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक ये भी अधिकार है लीगली कि कोई भी लेडीज अगर पूछताछ को के लिए पुलिस थाने में बुलाई जाए, तो उसको ये संदेह लगे कि कोई भी पुलिस वाला उसके साथ गलत हरकत कर सकता है, तो उसका ये भी अधिकार है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके उस पूछताछ की कार्रवाई को पूरा करे। फिर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 के तहत ये भी है, मांग कर सकती है कि वो महिला, एक कांस्टेबल जो है वो महिला होना चाहिए। एक हमारे जब किसी लेडीज के साथ रेप हो जाता है, महिला के साथ कोई रेप केसेस हो जाता है, तो 164 के बयान होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है और उसके बयान लिए जाते हैं। तो उसमें भी उस महिला को अधिकार है कि सिर्फ एक कांस्टेबल जो आईओ जो उसको पकड़ के लेके आया है, जिसके, और सेकंड मजिस्ट्रेट, थर्ड उसकी फैमिली का एक बंदा, चौथा कोई भी आदमी उस कोर्ट के दायरे में नहीं होगा। सिर्फ वो तीन के सामने ही अपने वो बयान है वो दर्ज करवाएगी, उसको ये भी अधिकार है। फिर है कि समान प्राथमिक जो हम वर्क करते हैं, महिला और पुरुष आजकल समान है, समान कार्य करते हैं, पुलिस में भी हैं, टीचर भी हैं, और आजकल फौज में भी आ रखी हैं। तो सभी महिलाओं को जितने भी वर्क हैं समान पुरुषों के अधिक वेतन मिलेगा। अगर किसी महिला को कम या ज्यादा किया जा रहा है तो वो भी एक क्रूल्टी में आता है। फिर है बाल विवाह विरुद्ध निषेध अधिनियम है, जो कि सबको सब जानते हैं, जो 2006 का अभी दोबारा रिवलेट हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी सामाजिक संस्कृति है ना, उसको ये जो देवउठनी ग्यारस आती है या फिर ये जो पतंगों वाली कौन सी होती है आखा तीज, उसमें राजपूतों के अभी भी ट्रेडिशन है जी कि वो लड़की की 18 साल से कम उम्र के छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए बहुत से पहले भी बहुत चले थे, लेकिन अब 2006 में एक नया रूल रेगुलेशन बने हैं जिसमें लड़के और लड़की की उम्र फिक्स कर दी है। अभी और इसको तोड़ा गया है, लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 23 साल कर दी गई है, लेकिन अभी तक वो फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की कि अगर कोई भी माता पिता शादी कर देता है तो लड़की को अधिकार है वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके एफआईआर करवा सकती है, वो इस शादी से बच भी सकती है और फादर और मदर को सजा हो सकती है। फिर है, और हमारे ही नहीं, ये हमारा जो देश है वो 13% ऐसे देश हैं जिसमें 13वें रैंक पे हमारा देश आ रखा है, जिसमें जो है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी की जाती है, लड़कियों की। एक है फ्री लीगल एड की मांग कर सकता है लड़की। फ्री लीगल एड मतलब ये होता है कि आप कोई भी कानूनी सहायता में अपने को लीगल जो वकील है वो चाहिए होता है। जब कोई भी केस होता है तो दोनों साइड के वकील होते हैं, एक कंप्लेनेंट साइड का, दूसरा होता है अक्यूज साइड का। तो दोनों कंप्लेनेंट और अक्यूज साइड के दोनों केस में दोनों साइड वाले लोगों को एक फ्री लीगल एड की जरूरत होती है, एक लीगल एड की जरूरत होती है, जो अपनी बातों को, जैसे अभी मैं कंप्लेनेंट हूँ या आप अनूप जी या भूपेंद्र जी आप कंप्लेनेंट है, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वकील कर सको, तो आपको सरकार, लड़की हो या लड़का, आपकी सरकार आपको फ्री लीगल देगी, वकील देगी, वो आपकी सहायता करेगा और आपको कानूनी जो भी आपकी केस में जो भी बातचीत वगैरह आगे बढ़ानी है, पीडब्ल्यूएस है, जो भी केस का जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक वो आपका केस को सोल्यूशन में भागीदार करेगा। तो ये भी एक अधिकार है जो महिलाओं को भी पूरा है और पुरुष को भी है, अधिकार है। लेकिन ये हाई कोर्ट में इसकी कंडीशन रखी गई है, हाई कोर्ट में जिसकी ईयरली 30,000 से कम अगर वो इनकम है वो ही फ्री लीगल एड ले सकता है। लेकिन जो निचली कोर्टें हैं, सेशन कोर्ट और जेएमआईसी जो मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो मजिस्ट्रेट है उनके, वो फ्री ले सकता है कोई भी। अब उसमें एसटी एससी को भी ये सारे अधिकार है और स्वतंत्रता सेनानी इनको तो पहले से दिए हुए हैं, लेकिन अभी जो है लेडीज को ये अधिकार दिए हुए हैं। एक हमारे राजस्थान में भी है और राजस्थान यहाँ हरियाणा में भी है, महिलाओं को पढ़ने में फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म की फीस दी जाती है, फार्म की फीस नहीं दी जाती हरियाणा में।
राजस्थान में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा में अगर फार्म भरा जाता है, लड़की कोई फार्म भरती है ग्रेजुएशन या बीएससी कुछ भी सरकारी स्कूल में, तो उसको फीस नहीं ली जाती। और राजस्थान में भी ये है कि राजस्थान में बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए लड़कियों को बकायदा मंथली मिलता था। जो लड़कियां गरीब हैं, उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनको मंथली जो सरकार है वो कपड़े भी देती थी और उनको फ्री की पढ़ाई भी करवाती थी, और उनके रहने सहने के जो बच्चों के लिए पैसे भी अवेलेबल करवाती थी मंथली। ये नहीं कि 100-200 रुपए इतना देती थी, हमारी टाइम भी देती थी। जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब हमारी टाइम भी ये सुविधाएं थी। फिर है। दीपा जी, एक प्रश्न है बीच में अंदर जी बोलो। कि हिंदाराम जी ने प्रश्न किया है कि आजकल ज़्यादातर महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, हाँ जी, जिनकी मैंने कहीं बताया सुनवाई, था हाँ, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। डोमेस्टिक और वायलेंस 2005 बिल्कुल, जो है, वे डीवी एक्ट सरकारी, करते हैं। हाँ जी, डीवी एक्ट है। वे बिल्कुल, इसमें हाँ, इसमें महिलाएं। इनका जो पूछना है ना, थोड़ा सा मैं हाँ। बता रहा हूँ आपको। वे सरकारी सुरक्षा से वंचित रहती है। इसका नहीं, निवारण निवारण नहीं करने हेतु रहती। बताएं। अगर आपका कोई लीगल वकील नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, तो जी आप एक एप्लीकेशन लगाओगे उसी कोर्ट में, आपको बकायदा एक वकील मिलेगा। जी। मीडिएशन में लीगल एड की तरफ से अथॉरिटी है कि 10 एक 10 वकीलों का एक बना हुआ है ग्रुप, उसमें से हम्म। कोई भी वकील कंटिन्यूटली न लीगल एड का एक जाएगा और वो आपको वो फ्री सेवा देगा, और निःशुल्क मिलेगा। सरकार उसको फीस देगी। उस जब तक वो जी केस फाइनल नहीं हो चुका, जब तक वो फाइनल होने के बाद में सरकार उसको फीस देगी, जी। आपसे वो फीस नहीं दे सकता। आपके वाली बात में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। तो राजस्थान में भी क्या है कि जैसे अब सरकार जो है पहले से ही दे रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं हरियाणा में दे रही है, हम्म। राजस्थान में भी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए अब तो सभी के लिए कर दिया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो गई, वो सभी सभी हाँ हाँ। बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा इस बार तो यूनिफॉर्म भी जो है सरकार की ओर से निःशुल्क दी गई है। और इसके अलावा जो बहुत सारे अलाउंसेस हैं वो भी राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई बच्ची है वो दूर के जैसे मान लो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से मान लो स्कूल आ रही है, तो उस बच्ची को 20 रुपये ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप से पर डे के मिलते हैं, 20 रुपये के हिसाब से। तो ये हाँ, सभी, मिलते हैं जी। हाँ यही तो कह रही हूँ कि हमें अपने हाँ अधिकार जी, होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा बता हाँ रही जी, डोमेस्टिक वायलेंस है। बिल्कुल, हाँ। ये मैं 2005 थोड़ा में सा, हाँ, अभी बिल्कुल, 498 आईपीसी की धारा 498 के तहत की जाती है। हाँ जी, हाँ जी, महिला करती है कि मेरे साथ मेरे ससुराल वाले ने मारपीट की, मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे दहेज के लिए भी उठाया, और जी, ये सब लिखवाती हैं। लेकिन हाँ जी, हाँ उसमें जी, क्या होता है, सारा कुछ होता है जी। उसमें ये भी होता है कि ये लिखवाने वाले, हालांकि जो एक जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है ना, वो तो बंदा एकदम, उसको पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। हम ही लिखाते हैं, जैसे एक वकील लीगली कोई किसी ने किया है एफआईआर अगर जो सच्ची है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें ये वो एफआईआर होगी, फिर वो 3 महीने तक मीडिएशन में जाती है। एक ये बताऊं, किसी भी महिला ने अगर कोई भी एफआईआर करवाई है, वो पुलिस वाले हैं, उस महकमे में सबसे ज्यादा गंदगी है, अर्जेंट में चल बिल्कुल, रही है, कि वो लड़के वालों की तरफ से पैसे लेके और इस केस को धीरे धीरे चलाते हैं आगे। उसमें ये होता है कि महिला को अधिकार है कि 3 मंथ तक वो अपने पास एफआईआर रख सकता है, फिर उसको मीडिएशन में भेजना पड़ता है। 3 महीने मीडिएशन में जाने के बाद में, वो मीडिएशन भी क्या होता है, एक वकीलों का लीगल वकीलों का ही होता है। वो उनको 1 1 मंथ की 3 बार डेट देंगे, 3 बार डेट देंगे उनका समझौता करवाने के लिए, ताकि क्या है कि ये घरेलू जो हिस्सा है, ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, ये समाज के होते हैं। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो समाज है, वो इसलिए कि जाना इसलिए जाता है कि हमारे पास ऐसी गंदगियां ना हो। आजकल क्या है कि झूठे केसेस ज्यादा होने लगे हैं इस जी, केसेस के। कुछ है कि ये इसलिए टाइमिंग ज्यादा ली जाती है कि 3 महीने तक वो मीडिएशन में जो वकील है, वकील ही होता है उनमें भी, वो वकील समझाएगा कि आप समझौता कर लो,
अगर तुम थोड़ा बहुत है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लो, थोड़ा झुक जाओ। और ये है भी जी, समाज की आज की जो प्रेजेंट में हम जब देख रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं केसेस, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे आने से पहले ये केस आपका सोल्व हो सकता है। मेरे आने के बाद में क्या है कि दीवार जब टूट जाए तो दोबारा बनती है ना, तो वो उसमें वो है कि वो वैसी वाली नहीं बनती। वो ईंटों में कहीं भी वो सीमेंट लगी हुई जुड़ी हुई कहीं वो ऐसे आता है, मतलब कहीं ना कहीं खटास रह जाती है। तो इससे अच्छा अगर हम खुद ही अगर खुद काम करें, तो मैं भी वर्किंग करती हूँ, मेरे को आज तक कोई कहीं कहीं से भी मैं तंग नहीं हुई हूँ, घर से भी तंग नहीं हुई हूँ। मेरी फैमिली भी बिल्कुल किसानी है, किसान फार्मिंग करते हैं। मेरे हस्बैंड है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, बट मेरे ससुर है वो तो किसानी करते हैं। मेरे देवर भी हैं। मेरे बैक जो फैमिली है वो भी स्ट्रांग है, हाँ एजुकेटेड है, मुझे है पता है एजुकेटेड है, लेकिन वहां भी है कि हम जमीन से जुड़े रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां बहुत गंदगी भी है। ये सारे केसेस झूठे होते हैं और वो करवाने वाले भी हम ही होते हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि आदमी कभी भी आता ही नहीं। हमारे समाज में भी यही है कि जब आपस में झगड़ा हो गया तो हम नहीं झगड़ा कर रहे, हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा नहीं होता, ये झगड़ा होता है पड़ोसियों का, चाचा ताऊओं का। वो इस बात को इतना बढ़ा देते हैं कि वो आगे बढ़ती 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 ये लीगली इतनी आ जाती है कि वो फिर रिश्ते बनते ही नहीं। आजकल ये सबसे ज्यादा हमें लीगली जो अधिकार मिले, तो पहले था अडल्टी का। अडल्टी पे ये होता था कि लड़की जो है किसी के साथ अगर देख ली या किसी के साथ बात करते हुए देख ली, सीधा ही एडल्टी का हो जाता केसेस और उसको छोड़ देते थे। अभी कोर्ट ने, सरकार ने ये वाला जो है सेक्शन ही हटा दिया, अडल्टी वाला। ये कर दिया कि मेरिड है ना, कोई भी मेरिड किसी के साथ भी अगर जाता है तो गलत नहीं है। लेकिन ये गलत है, ये इसका ये ग्राउंड है कि आप तलाक ले सकते हो उसकी बेसिस पे। चाहे लड़की गलत चल रही है तो लड़का ले सकता है, अगर लड़का गलत चल रहा है तो लड़की को भी ये अधिकार है कि वो अगर गलत है, वो अपनी जो प्रेजेंट में उसकी जो जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है, तो वो तलाक ले सकती है इस ग्राउंड पे। और यही लड़के को भी है। कुछ एक अधिकार हमारे दोनों को है कि हम वो अधिकारों का उपयोग करके हम उनसे पीछा भी छुड़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम गलत वे में चले जाते हैं, इन अधिकारों का हम कहीं भी सही प्रयोग नहीं करते। हमने तो एक जैसे हमें डोमेस्टिक वाले ने कह दिया कि हम मुझे तो मारता है, वो मुझे मारता है, वहां हम मारने वाला नहीं लिखाएंगे, हम वहां ये लिखाएंगे कि उसके देवर था, उसने उसको छेड़ दिया, उसका जो ससुर था उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। हमारा ये होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि ये वो वाले अगर बंदे पहले से अगर आ जाते हैं, अगर उससे गलती हुई है, बच्ची से भी गलती हो जाती है, बेटे से भी गलती हो जाती है, अगर दोनों अगर साइड से अगर ये चीजें हुए ही ना, तो शायद इन अधिकारों की जरूरत ही ना पड़े। तो दीपा जी, लीगली। मेरा प्रश्न है कि हाँ जी। मान लो आजकल आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारे केसेस जो है वो 80% या ये कहें कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो झूठे केस हो रहे हैं। 90% जुटे हैं जी। झूठे केसेस हो रहे हैं। अगर मान लो वो केस झूठा साबित हो जाए तो उस मामले में झूठा केस करने वाले पर कोई उसका कोई कार्रवाई धारा होती है, दोबारा कार्रवाई होती कार्रवाई है? हो सकती है। बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई होती है? 420 का दोबारा होता है, वो फंसा रहा है हमें झूठे केसेस में, उसके ऊपर मानसिक जो हरासमेंट है वो हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम दोबारा उस पर केस कर सकते हैं। अब जैसे अभी पीछे से एक केस था जिसमें 5 साल तक ये जो नहीं होते अपने चुनाव होते हैं, तो चुनाव में हमें एक वोट से हरा दिया जाता है। और मेन ये होता है कि एक या दो वोटों से यूं सोचा जाता है कि नहीं हरा जाता है, धक्के से हराया जाता है, झूठा है ये भी माना जाता है। लेकिन जब चेकिंग की गई तो वो रियलिटी थी कि जैसे केस भी ये झूठे हैं, और जज भी वही देखता है ग्राउंड जो सामने दिख रहा होता है। तो उस बंदे ने उस पर लक्षण लगाए कि ये तो इसकी डिग्री, जैसे आजकल क्राइटेरिया रख दिया कि 10th प्लस होगा तो वही चुनाव में चुनाव लड़ सकता है वार्ड मेंबर के, ऐसे कोई नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने लीगली जैसे 4-5 पॉइंट रखे कि जैसे एक तो उसने 10th नहीं की हुई, सेकेंडली जो इसके बोर्ड बने हुए हैं वो इस वार्ड के भी बने हुए हैं, उस वार्ड के भी बने हुए हैं।
थर्ड ये कि उसने 18+ कम लड़की के भी वोट बना रखे हैं, अपनी लड़की के भी। तो ये चीजें साबित करते करते वो उसको 8 साल लग गए, मतलब दोबारा सर वो जो चुनाव हो गए हैं, लेकिन वो जीत गया एक वोट वाला। वो इसलिए जीत गया कि ना तो वो ये साबित कर सका कि ये वाले वोट इधर भी है इधर भी है। सेकंड ये भी नहीं कर सका कि वो ये 18 साल की लड़की थी तब ये वोट बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि उसमें अगर गहराई से जाए, हम बातें तो कर देते हैं, हमें लगता है कि एक वोट से हम नहीं आ सकते। और एक केस ऐसा भी था जिसमें हमें झूठे ही एक केस के लिए, एक वोट के लिए हमें हरा दिया गया था, और वहां हमने फिर वो जीत लिया था, और उसमें 420 का उसके खिलाफ केस भी किया था कि हमें झूठे ही एक एक वोट के लिए हरा दिया था। ये झूठ था, हम जबकि हम जीत रहे थे। तो फिर हमने उसमें मानसिक प्रताड़ना का, हरासमेंट का केस किया, और उसमें अभी भी वो चल रहा है। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन जहां तक है कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि वो पहले हमने जीत लिया, उस बेस पे हमने किया कि एक वोट से कोई हारता नहीं है। और एक में हमने ये किया कि हम एक वोट से जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे राइट जो है लीगली थे। तो वो है जी, कि कोई भी केस अगर झूठा साबित होता है तो दोबारा कार्रवाई हो जाती है, अगर कोई भी केस सच्चा साबित होता है तो हमारी दोनों तरफ से होती है। दीपा जी, एक प्रश्न है ये प्रकाश जी वैष्णव का, कि क्या माता पिता को भी अधिकार है कि जब उनकी बेटी उनके विरुद्ध गलत तरीके से जा रही है, तो माँ बाप के क्या अधिकार बनते हैं? अभी ऐसे कोई राइट नहीं है कि माता पिता को कोई अधिकार दिया गया। अगर बेटी 18+ है तो वो अपनी लव मैरिज कर सकती है। बेटी 18+ है तो अपने लिए सोच सकती है। मेनली यही कांड अभी ये हुआ था कि हाईकोर्ट में एक ऐसा केसेस आया था, लेकिन अभी इस पे भी रिकवरी बात चल रही है कि जो 18+ की लड़की है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, वहां वो किसी लड़की से, लड़के से जुड़ जाती है, और वो डिग्री करते करते उसके साथ शादी कर लेती है। तो वो शादी जो लीगली नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है कि दोस्तों को ले जाके दो जने जैसे गवाह होते हैं, और आर्य समाजी जो है एक कार्ड सा बन जाता है, और उसमें वो शादी कर ली जाती है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस में अथॉरिटी दी है जिसमें ये कहा है कि अगर कोई भी लड़की ऐसे अगर करती है, अपने पेरेंट्स को धोखा देके अगर वो शादी करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा, आगे आगे हो जाए। एक दो केसों में ऐसा हुआ है, लेकिन आगे आगे हो जाएगा, क्योंकि अब ये होने लगा कि जब हाई कोर्ट में लड़की लड़का भागता है, तो वहां से हाई कोर्ट से उनको सुरक्षा का मांगी जाती है। तो उस सुरक्षा में मजिस्ट्रेट ने ये कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, पहले तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ। तो वो कुछ एक हैं जो अपने लेवल पे ये वाले कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो सो सकता है। अब जैसे सारे भी जो मेट्रोपोलिटन केसेस होते हैं, डीवी का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 का जो मंथली इंटरिम जो भत्ता बनता है हमारा, उसका अधिकार है। तो कई बार क्या होता है कि एक जज है, दोनों अगर लीगली काम कर रहे हैं, तो अब ये अधिकार कर दिया गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई काम नहीं करता है, उसको मंथली बांधो बता। अदरवाइज अगर दोनों वर्किंग में हैं तो काम बता नहीं बंधेगा। लेकिन कुछ एक ऐसी अथॉरिटियां हैं, जैसे जज थी एक लेडीज, और उसका हस्बैंड भी जज था। जब उनमें जैसे 125 का केस लगा, तो उस जज के खिलाफ उसकी भी उसने तनख्वाह ली और खुद की भी आती थी। तो ये गोलमाल है। ये जजमेंट भी ऐसे हैं कि आजकल जो जीरो है ना बंदे, जिनके पास इनकम के कोई भी सोर्स नहीं है, वो आदमी इसमें जीत नहीं सकता। इसका एक अभी जस्टली एक उदाहरण दूंगी। जो गोपाल कांडा है, उसमें 306 एक लड़की सुसाइड की थी, जो एयर होस्टेस थी, उसी के एयर में काम करती थी। उसने उस पे 376 लगवाई थी और मर गया, वो सुसाइड भी की थी। तो उस गोपाल कांडे ने, क्योंकि वो एक इनकम बहुत ज्यादा पैसे वाला बंदा है और राजनीति पॉलिटिशियन भी है, तो उसने उसकी पूरी फैमिली को, लगभग उसके फादर एक्सपायर हो गया, सुसाइड कर ली, उसके भाई ने सुसाइड कर ली, उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, मेंटली इतना टॉर्चर किया कि उन सब ने सुसाइड कर लिया। फिर एक गवाह बचा था 306 में, उसको उसने अमेरिका में पैसे देके बिठा दिया। तो ये कानूनी जो अधिकार भी हैं,
वो भी उसी के हैं जिनके पास पैसा है। जैसे मान लो आपने बताया कि पहले कि हमारे बच्चियों के, जैसे मान लो बच्ची 18 साल की हो गई और उसके बाद में वो फिर अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो इसी मामले में जैसे आपने आगे भी बताया भी इस तरह का कोई प्रावधान आने वाला है, तो अगर इस तरह का प्रावधान क्या अमेंडमेंट हो रहा है या होने वाला है, या क्या उसमें क्या प्रावधान दिए जा सकते हैं? क्योंकि आजकल जो है ना हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे जो बच्चियां हैं उनको जैसे आज हम बात करें, ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अदर कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जी मोमडन था, क्रिश्चियन था, और वो हमारी बच्चियों को बरगला करके उनसे शादियाँ कर रहे हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि इस तरह के आने वाले समय में या कोई नहीं, अमेंडमेंट? बजट में भी ये एक्ट है कि कोई भी मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर जी करता है तो वो मोहम्मदन बननी पड़ेगी। ये मोहम्मदन लॉ में है। हमारा हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ अलग अलग है। जी तो ये भी क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी तीनों को चेंज कर दिया गया है। अभी संविधान में वो लागू होने वाली है। सारे एक्ट चेंज कर दिए गए हैं। आईपीसी के सेक्शंस कम कर दिए गए हैं, सीआरपीसी के बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि हमारा जो है ना संविधान, वो लचीला संविधान है। हमारे जो कानून के लीगली जो बुक्सेस है ना, वो इतनी लचीली हैं कि एक आदमी रेप करके उससे बच भी सकता है। एक आदमी किसी का खून करके उसमें वो भी अधिकार है कि वो बच भी सकता है। एक आदमी किसी को पीट के उसमें वो भी अधिकार है कि वो उसकी बेल ले सकता है, वो उससे बच भी सकता है। तो इसी को देखते हुए, ये जो एनवायरनमेंट अभी बन रहा है उसको देखते हुए, अभी हमारे संविधान में ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो है सीपीसी, इनको सबको चेंज किया गया है। उसमें जैसे अभी सीन 370 हटी है, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, और समान जो कानून का जो अधिकार बताया गया है, अभी चल रहा है, इस पे प्रोसेस चल रहा है, वो हो जाएगा। यही होगा कि जैसे मुस्लिम है, मुस्लिमों में क्या है कि हिंदुओं की तरह ना तो दहेज लेने और देने का होता है, ना ही हिंदुओं की तरह शादी होती है। क्योंकि उनको तो ये अधिकार है कि प्रेजेंट में वो 4 लेडीज रख सकते हैं, अपनी पत्नियां बना सकते हैं। ना ही उनके उनके उसमें ये है कि अगर पति मर गया है तो उसकी संपत्ति पर पत्नियों का अधिकार हो। हमारा जो हिंदू एचएमए है, हिंदू मैरिज जो एक्ट है, उसमें ये अधिकार है कि अगर अपना हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति है वो अपनी वाइफ के नाम हो जाती है। उसमें भी कुछ लीगल और चेंज किए गए हैं कि सारी जो संपत्ति है, अगर वो पति चाहे तो अपनी वाइफ को नहीं दे, वो और किसी को भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वाइफ को दे, वो अपने जी अपनी वसीयत बना सकता है, वो अपने कुछ भी कर सकता है अपने जीते जी। और मरने के बाद में कुछ एक अधिकार, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है कि अगर पत्नी है वो कहीं और रहती है या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी है चेंजेस, तो उस हिसाब से उनके अधिकार भी बने हुए हैं। तो अभी चल रहा है प्रोसेस। क्योंकि देखो, पहले था कि 3 तलाक का अधिकार, वो मुस्लिम में ये था हमारा, और जो हिंदू मैरिज एक्ट है और जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसमें सारों में चेंजेस है। उनमें क्या था कि 3 बार अगर फोन पे तलाक 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 बोल दिया तो उसका तलाक मान्य हो जाता था। वो बंदा क्या करता, दूसरी शादी कर लेता। वो प्रेजेंट में उनको ये अधिकार है कि 4 वो लड़कियां रखते। लेकिन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी लीगली एक ही शादी होगी। अगर वो वाइफ मर जाती है, अगर उसके साथ डाइवोर्स हो जाता है, तो ही हम दूसरी शादी कर सकता है। पहली वाली को राइट्स है कि जितने भी उसकी संपत्ति है उसके में अधिकार होगा, उसके बच्चों का अधिकार होगा, उसकी जो लिव इन में रह रही है उसको भी अधिकार होगा। लेकिन मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि अगर उसकी पत्नी है और उसका हस्बैंड मर गया तो उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं है। उनकी कुछ शादी में शर्तें होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में इनकी मेहर की राशि रखी जाती है, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो है रूल और रेगुलेशन, वो अलग है, बिल्कुल चेंज है। तभी तो वो क्या करते हैं कि हमारी लड़कियों को फंसा के और उनको से शादी करते हैं और फिर उनको टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उनकी लॉ में हमारे को कोई अधिकार ही नहीं है। ना तो उनकी लॉ में हमारे कुछ अधिकार है, क्योंकि उनको उनके लॉ में लेडीज के कोई अधिकार नहीं है। और हमारे हिंदू में
हिंदुओं में जो संस्कृति को देखते हुए, समाज को देखते हुए ये अधिकार बनाए हुए हैं। तभी तो हमारा समाज सभी हमारा जो देश है वो अनोखा इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में हमारे जैसे कानून जैसे नहीं है। और कुछ एक हमारे देश की संस्कृति और समाज को देख के ही कानून बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ एक कानून ऐसे भी हैं जो हमें खराब भी कर रहे हैं। और वो है कि जो सेक्शंस है वो 306 कर लो, 376 कर लो, 302 कर लो, कुछ भी है वो सारे 420 कर लो, सब में ये है कि जो लगाते हैं ना उनको बचाने के भी अधिकार हैं। वो मेरा वैसे भी अथॉरिटी। जी का प्रश्न है कि बहुत से हाँ जी। मामलों में महिलाओं पर हिंसा की बात आती है तो उसमें अधिकतर वकीलों के हाथ होता है कि उस केस को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि हाँ सिर्फ जी। लड़कियों को ही सजा हो जाए। क्या ऐसे छूटे मामलों में वकीलों पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं जी, नहीं हो सकती। वकील पे कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, एक मेरा भी प्रश्न जो था। बताओ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम है ना एक वकालतनामा लेते हैं, जी हथौटी लेते हैं उस बंदे जी की जो केस करवा रहा है। उसमें हमारे को ये अधिकार दिया कि जैसे वो कर रहा है, अब जैसे 302 का किसी ने मर्डर कर दिया बंदे ने, वो आगे मेरे को ये तो नहीं बताएगा कि मैंने मर्डर कर दिया, वो यही कहेगा कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो हमारा ये होता है कि हम उसको बचाएं। 376 वाला आ गया, वो इसमें भी जी बेनिफिट दोनों साइड से है। 376 वाला आ गया, मान लो किसी बंदे के साथ गलत बिहेव नहीं किया किसी जेंट्स ने। आजकल जो केसेस हो रहे हैं ना उसमें कुछ केस ऐसे भी हैं कि एक बंदे ने 3 रेप नहीं किया, ठीक है, और वो आ गया मेरे पास, अगर मैं उसको लीगली अधिकार उसकी पैरवी नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा। अगर मैं उसकी पैरवी कर रही हूँ तो मैं उसी के हिसाब से कर रही हूँ कि उसने मेरे को बताया कि मैंने ये काम नहीं किया। तो ये है कि हम बढ़ा चढ़ा के भी क्यों करते हैं ये भी मैं बताती हूँ कि कोई भी बंदा जल्दी से सामने नहीं आता। अब जैसे हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है और ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जो सबसे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस या 498 की एफआईआर करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, लड़की को पीटा जा रहा है, लड़की के साथ गलत बिहेव किया जा रहा है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसके कपड़े नहीं दिए जा रहे, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कुछ भी है, कुछ केसेस लीगल भी है, सही भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे मैं ऐसे कहूं कि गलत है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो लड़कियों पे वास्तव में हो रहे हैं। किसी को लड़की अब देखो कि किसी के पेट में गर्भ में लड़की है, वो लड़की उस लड़की ने तो पैदा नहीं की, उसमें होता तो दोनों का है, लेकिन उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। फर्स्ट करवा दिया, सेकंड टेस्ट करके करवा दिया, ऐसा मेरे पास अभी केस है। ऐसे जो की बहू थी, उस पे लड़की की, वो टीचर है लड़की, और बिल्कुल सीधी लड़की, समझदार स्मार्ट लड़की, वो स्कूल आती है, यहाँ बेस मॉडल दरखी दादरी में स्कूल में आती है, सुबह वो वहां काम करके आती है, शाम को वो वापिस जाती है, दादरी से भिवानी जाती है। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ कि एफएम का टेस्ट करवाया मेल फीमेल का, और लड़की करके निकलवा दिया उसने, फर्स्ट उसको नहीं पता था, उसने कर दिया, अबॉर्ट करवा दिया। सेकंड क्या था, फिर ऐसे ही किया, तो वो लड़की थी 6.5 महीने की, 6.5 महीने की वो लड़की 21 दिन तक जिंदा रही है, और उस लड़की को दवाई नहीं दिलाई गई, तब उसको समझ में आई कि ये लड़की को चाहते ही नहीं है। फिर उसको क्या किया कि वो लड़की जब घर पे रही तो उसको ये कहा कि वो लड़का पहले लगा हुआ नहीं था, हालांकि उसने गाड़ी भी दी थी, तो पहले लगा हुआ नहीं था, वो लड़का टीचर लग गया, तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। वो यूं कहता है कि मेरे तो लेवल की नहीं है तू। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये तेरी लेवल की नहीं है, तेरे को तो बहुत बड़े घर की, घर वाली लड़की आनी चाहिए, इतना सारा दहेज लेके आती। तो उस लड़की ने सोचा कि नहीं ये ऐसे ही कर रहे हैं, तो उनके घर में कैमरे लगा लिए, तो उन्होंने पूछा कि ये कैमरे क्यों, तो यूं कहते कि नहीं ये सुरक्षा के लिए लगाए हैं, तो उसने सोचा ठीक है। सेकंड डे जब वो गई तो वहां वो सारे बंद करके लोग लगा के चले गए, तो वहां लोग लगा के चले गए, और पुलिस को इतला दे दी, एसएचओ रिटायरमेंट था वो, उसका ससुर। फिर उसके बाद में जब वो पुलिस आई ना, तो पुलिस ने भी लड़की की हेल्प नहीं की, वो लड़की की हेल्प नहीं की, और वो रोती हुई वापिस आई।
आदरणीय दीपा जी अभी उपस्थित हो रही हैं, तब तक आपके कोई प्रश्न हो हेलो। तो आप। बिल्कुल जी, आ रही है आपकी आवाज़। तो हाँ, तो क्या है कि वो लड़की वापिस आई, वो मेरे पास आई कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसको देखो वहां रहते रहते यहाँ जब जिस स्कूल में थी ना, उस स्कूल में उस लड़की को डाइवोर्स का पटिशन भेज दी। समनिंग से नोटिस आया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए तेरे से। अब बताओ कि लड़की अब उसके खिलाफ कार्रवाई अगर गलत नहीं लिखाएगी तो वो बंदे तो कहीं जीने नहीं देंगे। फिर मैंने उसके देवर के 376 लगवाई, बकायदा लगवाई है मैंने। तो तब वो आए हैं अभी ग्राउंड में। उसके ससुर के ऊपर खिलाफ भी मैंने 354 लगवाई है। अब तब आ रहे हैं वो ग्राउंड में, अदरवाइज तो। और फिर भी उन्होंने वो रहे नहीं, वो यहाँ आते। वो लड़की जैसे स्कूल जा रही है स्कूटी पे, तो उसके अंदर टक्कर मारते और 112 पे फोन करके कहते कि ये लड़की हमारे हमारी जबरदस्ती हमारे पे टक्कर मार रही है। बताओ, मैंने 3 बार उसकी बेल करवाई है उस लड़की की। उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई कर दी ताकि वो नौकरी ना लगे कि ये लड़का हमारे साथ आके जबरदस्ती हमारी एक्सीडेंट कर दिया, जबरदस्ती वीडियो लड़ाई कर दी, बाल बाल पड़ते हुए कि। अब बताओ, ऐसे वाले केसेस में हमें ये वाली कार्रवाई करनी पड़ती है। दीपा जी एक प्रश्न और है। हाँ जी। ये प्रश्न है वैष्णव जी का, प्रकाश जी का, कि क्या माँ बाप को भी मुआवजा मिलना चाहिए अगर लड़की 21 साल की या 18 साल की होने के बाद में अपनी मर्जी से वो शादी कर लेती है, तो माँ बाप ने 20-21 साल तक उसको पाला पोसा है, तो क्या उसको मुआवजा, उनके माँ बाप को मुआवजा लेने का कोई हक है? ये तो अधिकार है कि अगर माँ पेरेंट्स की सेवा नहीं हो रही है और पेरेंट्स ने अपनी जो संपत्ति है, या बेटी इतनी लाइबिलिटी हो गई है कि वो खुद कमाने लगी, पैसे अच्छे कमाने लगी है, तो अपनी पेरेंट्स की सेवा कर सकती है। तो पेरेंट्स को अधिकार है कि उसके खिलाफ वो केस कर सकते हैं, और 125 का ही मैटरनिटी का उसको अधिकार है, उसको भत्ता मिलता है। मूल प्रश्न ये है दीपा जी कि लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये परवरिश करने का अधिकार तो सरकार ने प्रश्न यही पेरेंट्स है। को ही दिया है। हाँ, वो पेरेंट्स को ही दिया है कि बिल्कुल आपने पाल दिए हम्म, और वो अब मर्जी से अगले बड़ा करे। ये एक बिल्कुल जर्नी है कि पहले अपने पेरेंट्स ने अपने को पाल के अपनी शादी कर दी। अब सेकंड जो जनरेशन आ रही है वो अभी जो मैं बोल रही हूँ, पश्चिम जो सभ्यता है, साउथ की जो सभ्यता है, वो अनुकरण हो रहा है। और वो रियलिटी है कि आप और हम भी ना सोचे कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। एक प्रश्न और है। हाँ जी। वो प्रश्न ये है कि जो हकीकत में ही लड़कियों के साथ रेप केस होते हैं, हाँ तो जी। क्या फांसी का प्रावधान है? हेमराज जी का प्रश्न है। हाँ जी। फांसी का प्रावधान वहां है जहां पे क्रूरल्टी से उसके साथ रेपिस किया जाता है, बिल्कुल है। जो अभी दिल्ली में हुए थे 2-3 केसेस, बिल्कुल उनको फांसी हुई है, बिल्कुल है। 376 रेपिस्ट को अगर वो क्रूल करता है, मार देता है, बहुत बुरी तरह से करता है, पक्का है। पोस्को में जो लड़की 18 साल से कम है, उसके साथ अगर वो कोई करता है तो उसको आजीवन कारावास मिलता है, पक्का है। बच ही नहीं सकता बंदा। अभी जो है हाँ पोस्को एक में। प्रश्न, हाँ हाँ। हाँ जी। अभी जो है इतना है कि 3 महीने में अगर किसी बच्ची के साथ 18 साल से कम है, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसमें पोस्को लगाते हैं और 3 महीने में कार्रवाई होती है। और वो कभी भी उसकी हाई कोर्ट में जमानत, सेशन में तो होती ही नहीं, हाई कोर्ट में भी नहीं होती। और इतनी जल्दी जुडिशरी इस पे वर्क करती है केस को फाइनल करने के लिए कि वो सड़े उसके अंदर। जी, महेश जी का प्रश्न है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस की क्लेम राशि पर केवल पत्नी का ही अधिकार है, उस पर माता पिता, भाई बहन या अन्य किसी नहीं कर्जदाता जी, को हो सकता है माँ बाप भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि। नॉमिनेशन देना पड़ता है? हाँ जी, वो क्या होता है कि आप जब जीवित थे या एलआईसी में जब करवाते हैं, तो पहले पत्नी को इसलिए दिया गया है कि कई बार क्या होता है कि माँ हस्बैंड के मरने के बाद में पत्नी को देखा नहीं जाता, उसको भी वैसे ही रिएक्ट करके निकाल दिया जाता है। सास ससुर की भी फर्स्ट टाइम यही होती है कि तूने मार दिया या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको वो तवज्जो नहीं मिलता है, इसलिए पत्नी को अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है या पत्नी चली जाती है घर को छोड़ के, तो
इसमें ये याद है कि ये अधिकार है कि पहले पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स को मिलेगा। अगर पेरेंट्स नहीं है तो ब्लड रिलेशन में बच्चों को मिलेगा। बच्चे नहीं है तो चाचा ताऊ वाले ब्लड रिलेशन में मिलेगा, वहां नहीं है तो नियाल वाले ब्लड रिलेशन में मिलेगा। ये अधिकार है, ये सब में अधिकार है। अपनी संपत्ति का जो भी अधिकार है, अपनी अगर संपत्ति में कोई भी मर जाता है तो पहले पत्नी को, पत्नी से पहले पेरेंट्स भी होते हैं, पत्नी नहीं है तो पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अगर पत्नी चली गई है तो, वरना पत्नी को है, फिर पेरेंट्स को है। पेरेंट्स के बाद में अगर पेरेंट्स भी नहीं है तो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में पहले अपने ससुराल वाले यानी अपने भाई बंधु, फिर सेकंड अपने ननियाल वाले। हेमराज जी का प्रश्न एक और है कि भ्रूण हत्या करवाने पर जो कार्रवाई पिता पर होती है, क्या हाँ वही जी। कार्रवाई माता पर भी होती है? नहीं, नहीं अगर वो होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व ही नहीं होती, उसको चुपचाप बुला के किया जाता है। पीएनडीटी वाले केस होंगे, जो ये एफएम का जो चेक होता है, हम्म। वो कभी भी औरत कभी भी नहीं चाहती कि हाँ ये है, ये एक अंदरूनी बातें हैं, ये एक अंदरूनी बातें हैं कि औरत भी लड़की को नहीं चाहती, लेकिन वार सीधा हस्बैंड पे होता है। वो इसलिए होता है कि करवाता वो ही है। माँ कभी भी ये नहीं चाहती कि अपने पेट में पल रहे बच्चे को चेक करवाए और उसकी भ्रूण हत्या करवाई जाए। भ्रूण हत्या में भी मैं बता दूं कि जी अबॉर्ट करने का अधिकार भी लेडीज को अब मिल गया है कि अगर 20 हफ्ते तक का बच्चा है तो उसको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि वो अबॉर्ट करवा सकती है। उसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो। सेकेंडली, अभी विवाहित अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भी अबॉर्ट करवा सकती हैं। उनमें भी कुछ कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन ये है कि जैसे रेप केसेस में, और वो भी टाइमिंग वही है, तो कुछ कंडीशन के हिसाब से ये सब कुछ किया जाता है। और लेडीज को ये अगर लेडीज इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी गवाही वगैरह को देखते हुए लेडीज को भी ये उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, पर केस की हिस्ट्री के हिसाब से होता है ये। श्याम जी को आपका सेशन बहुत पसंद आया है और वो लिख रहे हैं कि दीदी मैं आपके पास वकील बनने के लिए आ रहा हूँ। वेलकम। इसके अलावा और किसी समाज बंधु का कोई, आदरणीय हमारे विदुषी बहन दीपा जी बैठे हैं, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। आपकी कोई पूछताछ है तो ज़रूर आप अपना प्रश्न रखें। आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है वो महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। आदरणीय दीपा जी अभी हमारे बीच में विराजमान हैं, कृपया अभी मैं आपकी प्रश्न। बात हूँ, कोई भी मेरे पास आओ, मैं ट्रेन भी करूंगी। बिल्कुल बनो, बिल्कुल। और मेरी यहाँ सीट है दादरी में। बिल्कुल, इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न इस सेशन के बाद में बच जाता है और आपके दिल में ही रह जाता है तो आप अपने ऐप पर, जो कुटुंब ऐप अपना मंच है, उस मंच पर भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आदरणीय दीपा जी आपको वहीं पर जवाब दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी और समाज बंधु का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर बताएं। आज का हमारा सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। हमारे बीच में आदरणीय बहन दीपा जी विराजमान हैं और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में हमें दी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य कोई जानकारी शेष रह गई हो या इसके संबंध में अब आप मैं बता। ये तो थी लीगली बात, अब मैं एक सामाजिक बात बताऊंगी। जी बिल्कुल। कोई भी बहन अगर कहीं भी दुखी है तो जी बकायदा आप आओ, समाज वाले इकट्ठा होकर हम इसको निराकरण करेंगे। कोई भी लीगली काम है वो हम बाद में करेंगे। अगर वो फर्स्ट स्टेज पर हमारे सबके जाने से अगर वो फर्स्ट स्टेज पर सुलझ सकता है तो पहले उसको वैसे सलटाओ, पहले वैसे करवाओ। सेकंड हम अपने लीगली वर्क करेंगे। पहले हम समाज बंधुओं से, सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि कभी भी कोई भी लेडीज, अगर कोई भी ऐसा कोई होता है क्रिमिनल, उसके साथ क्रूरटी होती है या हरासमेंट कैसी भी, मानसिक शारीरिक आर्थिक कैसी भी होती है, तो वो पहले मेरे को बकायदा मेरे को बताए। समाज में अगर कोई करता है तो बकायदा बताए मेरे को, तो मैं उसका लीगली एक्शन मैं लूंगी। लीगली से पहले हम सब बैठ के उस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, सबकी तरफ से सुना जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज को देखा जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि मैं लीगल वर्क जरूर करती हूँ, लेकिन मैं लीगल में भी
वो चीजें भी देखती हूँ कि एक आदमी अगर दुखी है, दोनों साइड से दुखी है, ये नहीं है कि घर टूटता है एक सिर्फ टूटता है, नहीं, दोनों साइड से टूटता है। तो अगर कहीं भी जेंट्स के साथ भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बताए, और गलत लेडीज के साथ भी हो रहा है तो वो भी बताए। तो पहले ये होता है कि हमारा प्लेटफॉर्म है हमारा घर, हमारा समाज। फिर सेकंड हम लीगल का काम लेंगे, लॉ का काम लेंगे, केस करेंगे। फिर उसके बाद में वो, हालांकि लीगली जब केसेस में हम जाते हैं तो शायद इन मुद्दों पे हमें हमारा जो मिलना होता है वो मिलते मिलते 8-10 साल लग जाते हैं। वहां तक जाते जाते एक लेडीज की उम्र, एक जेंट्स की उम्र खत्म हो जाती है। वो ना तो इधर का रहता है ना इधर का रहता है। तो मेरा तो यही है सबको कहने का कि इन केसों से बचो, और अपने बच्चे हैं उनको सामाजिकता, संस्कृति, अपने पेरेंटल जो अधिकार हैं वो खुद आप पहले करोगे ना, अपने बच्चों की, अपने दादा दादी की सेवा करोगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे, फिर वो अब बच्चे भी आपकी करेंगे। जब अपन अपने पेरेंटल का भी नहीं सुनेंगे तो वो हमारी कैसे सुनेंगे। तो यही है कि पहले, सबसे पहले अपने बुजुर्गों के साथ रखो आधी घंटा, या हफ्ते में, महीने में, जितना भी, अगर जैसे अब आप परिवार है वो, मेरा भी मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं अकेली हूँ। दादा दादी को ऊपर मैं ना होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब जगह मैं मेरे बच्चों को वहां दादा दादी के पास लेके जाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगे कि वो मेरे दादा दादी हैं, उनके समाज के बारे में पता चले और उनको फैमिली के बारे में पता चले, ताकि वो सारे अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो समझे, दादा दादी भी समझे, हम भी समझे, और वो मेरे बच्चे भी समझे। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब तक हम अपने समाज को, हमारे जो समाज की जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको उनके आधार पर निपटाओ, फिर आगे लीगली काम करो। लीगल में जाने में, केसों में जाने में कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये अधिकार तो हमें दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार मायने नहीं रखते जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग अगर सही चलेगा तो सब सही है। लेडीज को अधिकारों की जरूरत ही नहीं है अगर वो सही है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि लेडीज अगर अपने अपने दायरे में है ना, उनका कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं बोल सकता। मैं मेरी जर्नी में अभी तक मैंने आज तक नहीं सुना कि मेरे को किसी ने गलत वर्ड कहा है, आज तक मेरे को किसी ने, मैं स्टडी भी किया है, मैंने मैंने स्कूलिंग भी की है, मैंने कॉलेज भी किया है, मैंने शादी भी की है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे सास ससुर भी हैं, मेरे को आज तक किसी ने गलत नहीं बोला है। क्यों बोलेंगे जब हम नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि ये अधिकार अलग है, ये है लीगल बातें, लेकिन हमारे समाज का जो है ये, हम अपने को उठाने के लिए चले कि पढ़ो, पढ़ो, लेकिन साथ में गुणों भी उसको। सिर्फ पढ़ाई करके एमएससी बीएससी और ला करके हमें ये दिखाना कि हमने ये डिग्रियां कर रखी है, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जो काम है ना हमारे, जो लेडीज के काम है, जो जेंट्स के काम है, जेंट्स को पहले ये था कि जेंट्स कमाने जाता था, लेडीज कमाने नहीं जाती थी। तो कुछ एक दायरे में क्या करती थी कि लेडीज वो सारी चीजें भुगतती थी, पिटाई भी सहन करती थी। तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है, जैसे मैंने बहुतों से सुना है कि पहले औरत पिट भी जाती थी लेकिन बोलती नहीं थी, वो बोलने ना बोलने का अधिकार यही था कि वो काम नहीं करती थी। अब क्या है कि जो पढ़ ली वो ये सोचती है कि मैं तो पढ़ ली, अब ये क्या करेगा। नहीं, जो हमारे काम है, हमें काम घर के भी करने हैं, हमें बाहर के भी करने हैं। अभी थोड़ा वो डराएगा, थोड़ा हम डरेंगे, थोड़ा वो झुकेगा, थोड़ा हम झुकेंगे, इतने में ये जर्नी पूरी हो जानी है। तो यही है कि मेरा यही है कि इन केसेस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं सारा दिन देखती हूँ कि वो वहीं धक्के खाती फिरती हैं। जेंट्स है वो भी, वो अपनी लाइफ पूरी खत्म कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीगली अधिकार है का इनका गलत प्रयोग करो, करने पड़ते हैं, हमें भी फीस मिलती है, हम ये करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं कि कुछ एक ऐसे भी हैं कि उनके साथ वास्तव में क्रूरटी होती है, वास्तव में ही उनके साथ हरासमेंट हुआ होता है। लेकिन मैं तो फिर भी पैसों के लिए काम नहीं किया, मैंने मेरी पर्सनैलिटी के लिए, और मैंने सिर्फ सुरक्षा के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए काम किया है। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास मत आओ, मुझे पैसे मिलेंगे और मैं ये काम करूंगी और मैं गलत भी लिखाऊंगी, लेकिन जहां तक हो सके आप बाहर ही ये निपटा लो, ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि उसमें पैसे भी खर्च नहीं होने, दोनों को जो मिलने हैं 10,000, 10 लाख, 5 लाख, जो लड़की लड़की करती है हरासमेंट,
बाद में मैट्रिमोनियल जो भी जितने भी केसेस होते हैं वो होते हैं पैसों के लिए, पहले कोई नहीं होता। कुछ एक लेडीज हैं जो ये करती है कि मेरी जिसके साथ शादी हुई है मेरे को उसी के साथ बसना है, अदरवाइज बहुत से ऐसे सारे 90% केसेस ऐसे हैं कि लड़की ने जब घर तोड़ना है तो उसने बस पैसे लेने के लिए ही किया होता है कि अब ये तो घर तो छूट ही गया, तो इससे बड़ी रकम अंठी जाए। तो मेरा यही है कि आप बड़ी रकम जितनी दे सकते हो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख जितना भी है, कॉम्प्रोमाइज करके उसको वहीं निपटा लो। ज्यादा एक दूसरे को टॉर्चर करने से अच्छा है कि आप, आपकी नहीं बनती है आप अलग हो जाओ, जितने भी मिनिमम मैक्सिमम जितना वो दे सकता है उससे लो और अपना एक दूसरे से पीछे छुड़ाओ। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपका भी टाइम खराब होगा, उसका भी टाइम खराब होगा। तो यही जी है आदत, कि जी बिल्कुल। तो यही है कि मेन मुद्दा कि कोर्ट में केस आएगा, क्योंकि जज का ये होता है कि 2 साल तक तो जज डेटों में चलता है कि नोटिस पे कि ये यही मुद्दा खत्म हो जाए। जज भी नहीं करना चाहते, किसी को अलग नहीं करना चाहता। जुडिशरी पे बैठा हुआ जज है ना, वो भी संस्कृति और समाज को देखता है, वो भी यही कहता है कि तलाक मत लो, समझ जाओ, बस जाओ, जी वो भी यही कहता है। लेकिन जिसको मैं ये कह रही हूँ, जिसको लेना होना है पैसा वगैरह, क्योंकि ये केसेस कोर्ट में आने का मुद्दा यही होता है कि पैसे लेने होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जिसको अभी अपने समाज में भी कुछ एक है, मैं उनको भी यही कह रही हूँ, आज मैं इस मंच पे हूँ, उनको मैं आज फिर भी कह रही हूँ कि जो भी कोर्ट केसेस में जा रहे हैं, अपने इसमें जो मेरे से सुन रहे हैं, तो इस मुद्दे को यहीं रोक दो। जो भी लेना देना करना है आप बैठो, एक आप जब तक एक टेबल पे नहीं बैठोगे मुद्दा खत्म नहीं होगा। वो आप पे छिटाकसी करेगा, फिर वो आप पे करेगी, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना, मुद्दा बढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि आप एक टेबल पे आओ, जो समाज के जो है बहुत अच्छे अपने समाज के आदरणीय जितने भी दीपा जी। हैं वो जाए बैठे और इन मुद्दों को वैसे ही वैसे ही करो। मैं तो ये कह रही हूँ, सामाजिकता दिखाते हुए इन मुद्दों को केसेस या कोर्ट में जाने से पहले ही निपटाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी आदरणीय, आपने आज के सेशन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बड़े ही सरल तरीके से आप बार मैं उसको पढ़ चुका हूँ कि एक व्हाट्सएप पे एक इस तरह का एक चलता है मैसेज। उस मैसेज में उसका थोड़ा सा सार मैं बताता हूँ कि एक पति पत्नी थे, उनका आपस में बहुत झगड़ा चला, खूब लंबा चला और तलाक तक वो पहुँच गए और अंत में उनका तलाक भी हो गया। और वो बाद में तलाक होने के बाद में जब वो चाय की थड़ी पे बैठे थे तो वो पत्नी भी वहीं आकर बैठ गई। तो पत्नी ने धीरे से पूछा भी कैसे हो, तो उसने कहा भी मैं ठीक हूँ। पत्नी ने भी पूछ लिया भी आप दवाई समय पर लेते हो, तो उसने कहा भी चलो दवाई समय पर ले रहा हूँ, कोई 10 दिन जीना है, 2 महीने जीना है या साल 2 साल जीना है, उसके बाद तो मर ही जाना है, तो कोई बात नहीं दिख रही है। तो उसने सोचा भी ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा भी मेरे को इस तरह से कोई बीमारी है। तो फिर वो दोनों क्या है, एक हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारे बीच में जितने भी मुद्दे हैं महिला संरक्षण से संबंधित है या महिलाओं से संबंधित है, जो जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इस तरह से हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे को भड़काने वाले, हमारे को कुछ उसमें हमारे को मील में निकालने वाले, या हमारे बीच में जो लोग जो हमारे नारद मुनि जो होते हैं, वो हमारे समाज को खराब करते हैं। और मैं इसकी वजह से जो आपको मुद्दे जो है। जी एक और बिल्कुल। बताती हूँ आपको बीच में ही, हम्म, कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हाँ सोशल जी। मीडिया जी ये सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। बिल्कुल। ये क्या बिल्कुल। है कि अपने जो पत्नियां हैं, अपने हम्म, हस्बैंड्स हैं, हमारे चलती हैं, सारे सबके होते हैं, लेकिन हम्म, क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल दो, ब्यूटीफुल स्मार्ट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे आएंगे। वही बिल्कुल। हस्बैंड जब बोलता है, हस्बैंड नहीं बोलता और वो दूसरे वाला बोलता है, तो वो ये सोचती है कि इसने तो मुझे परख लिया, मैं सुंदर लग रही हूँ, हम्म, वो मेरे को परखता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सब बिल्कुल। दिखावा है, ये बिल्कुल छलावा है। मैं ये छलावा है। कहती हूँ ये सबसे बड़ा छलावा है, कि बिल्कुल। जब तक आप साथ में नहीं रहोगे, दो बंदे जब तक साथ में नहीं रहेंगे, तब तक दूसरा तीसरा वाला बंदा
जो बिल्कुल बाहर वाला कैसे भी कहे, वो बिल्कुल आपको तोड़ेगा। वो आपको बिल्कुल बाहर से देखने वाली, और कहते हैं ना कि दूर से बहुत सुंदर लगता है, जो नजदीक आके बिल्कुल देखो तो बिल्कुल। कैसा। तो वही दूर के बात है कि ढोल सुहावने निभाना, हैं। निभाना और बोलना, उसमें भी फर्क होता है। रियलिटी है कि जब दो अपन साथ रहेंगे तो कुछ कमियां हम में भी होती हैं, कुछ कमियां अपने हस्बैंड में भी होती हैं। तो हम उसको दरकिनार करके इस पहिए को, दोनों को साथ चले ना, तो ये लाइफ चलती है। एक और बताऊं जी, हमारे आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट का मतलब है कि सोशल मीडिया पर हमारी जो फोटोएं होती है किसी के साथ, जैसे हमारे कोई किसी के साथ संबंध बन गए, हस्बैंड भी है, हस्बैंड के साथ भी जो भी रिलेशन होते हैं, उनको अगर वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दे, तो आईटी एक्ट के तहत 67 68 में उसको भी सजा होती है। महिला को यह अधिकार है, अगर कोई भी प्राइवेसी, कोई भी प्राइवेट अपनी फोटो है, वो कोई भी बंदा, कोई भी जेंट्स है, चाहे वो हस्बैंड हो, हस्बैंड के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन हो, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है, चाहे वो भी हो, अगर वो करता है, सोशल मीडिया पे उसकी फोटो डाल देता है, सोशल मीडिया पे उसको बिना पूछे अगर कोई वीडियो डाल देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं कि इनको बंद करना भी जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया पे अपन अगर गूगल सर्च करें तो उसमें बहुत गंदी गंदी फिल्में आती है। तो मेरा ये भी मुद्दा है कि मैंने इस पे भी हमने रीट डाली है हुई है हाई कोर्ट में कि ये गूगल पे जब भी हम कोई सर्च करें, तो बच्चों के पास, मेजोरिटी बच्चे से पहले जवान बना दिया। क्योंकि आजकल फोन सबके पास है, बच्चे भी आजकल फोन है, ये कोरोना के कारण सबके पास फोन हो लिए थे। तो ये लाइफ भी है ना, इतनी जल्दी एडवांस हो गई है कि बच्चे फोन के बगैर नहीं रह रहे। और उनको वो जब सब पता है जो नहीं होना चाहिए, जो एक उम्र के साथ पता होता है वो पक्के होता है, और जो एक उम्र से पहले पता होता है वो माइंड को खराब करता है। जिसके कारण ही ये चीज, जो मुद्दे हैं ये बनते हैं, ये केसेस 376 वाले होते हैं, ये पोस्को हाँ वाले जी। होते हैं। और जो ये घर नहीं बसना भी इसी का एक मेन कारण है। ये जो सोशल मीडिया है ये सबसे ज्यादा हमें खराब कर रहा है। तो मैं कंटेंट ये हटा भी ही कहना जाता है। चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी उम्र की है, मेरे से छोटी हैं, मेरे से बड़ी हैं, इन मुद्दों पे ना जाए कि सेकंड पर्सन तुम्हारी वो पढ़ाई कर रहा है कि तुम ब्यूटीफुल हो। अरे हमें पता है हम कैसे हैं। तो हम जो बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं हमें पता है। हमारा खुद का अगर हमारा सही है ना, तो बाहर वाला हमें कभी भी कुछ नहीं कर सकता। यही कह रही हूं मैं लेडीज को कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक आप उंगली नहीं पकड़ाओगे वो हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। अगर आपने उंगली पकड़ाई है किसी को तो पक्का वो हाथ पकड़ेगा, वो सोशल मीडिया पे भी आएगा, आपको उछालेगा भी, चाहे आप कुछ भी कर लो, और वो घर बसने भी नहीं देगा। तो यही है कि जो अपने पेरेंट्स से अपनी शादी करते हैं, आप उसको बसाओ। कहीं भी अगर कहीं गलती रहती है, लड़के की रहती है, लड़की की रहती है, वो आप समाज में बैठ के सुलझाओ, कैसों में कुछ नहीं है। आदरणीय, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज समाज के, हमारे समाज बंधुओं को। इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। और हम आपसे आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के सेशन जो है आप लेकर आएंगी और समाज को जानकारी देंगी। आज का सेशन जो है वो 1 घंटे का ही रखा गया था, और इस सेशन में आपने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। आज मेरे हिसाब से महिला शक्ति या मातृशक्ति जो है वो बहुत कम जुड़ी है। अगले सेशन में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मैं जो तो यही तो मातृशक्ति कह है। रही हूँ जी, बिल्कुल। मेरा यही तो कहना है कि ये अधिकार तो छोड़ो, ये इसमें हम्म, भी नहीं आती। बिल्कुल मेरा यही सही था है। कि मेन मुद्दा क्या था, हम किससे डरती हैं। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट में जाना सोल्यूशन नहीं है। पहले अपने बिल्कुल अधिकार अपने खुद से तो लो। उनको बिल्कुल खुद से सही। ही नहीं पता। आज बिल्कुल सोशल मीडिया में सबके वाइफ हैं, बिल्कुल तो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके हस्बैंडों की वाइफ हैं। उसमें से अगर 50 लोग भी अपनी वाइफ को साथ में लेके बैठे ना, 50 में से अगर 25 भी लेके बैठे हैं, तो वो एक दूसरे को सहयोगी से अगर जोड़े, तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं बिल्कुल कि बिल्कुल वो मेजोरिटी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी है कि मेजोरिटी जब आएगी तो हमारी बहन बेटियां सीखेगी कि हमारे जो सीखेंगे पेरेंट्स बिल्कुल है वो इस मुद्दे पे वर्क कर रहे हैं, फिर बिल्कुल आगे बिल्कुल समाज अभी जो वर्क कर रहे हैं ना बच्चे, जो अपने से हमसे भी जूनियर है वो भी अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमसे सीनियर है वो भी बहुत कर रहे हैं, और हम बिल्कुल जैसे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें भी क्या है कि जब हमारी जो लेडीज है ना, फीमेल्स जो वर्ग है, उसमें क्या होता है, रियल में ईगो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल
जो कुछ एक महिलाएं जो सक्सेस है ना, उनमें ईगो ज्यादा है। ईगो ज्यादा और है। जो कुछ एक क्या होता है कि हस्बैंड्स जो हैं वो अगर सक्सेस हैं तो उनमें ईगो ज्यादा है कि वो वाइफ्स को आगे नहीं लाने चाहते कि जी, कल को हमारे पे ना आ जाए। तो मैं बिल्कुल। यही कहती हूँ कि बहुत सी चीजें हैं कि आप लीगली वर्क करो, आप अच्छा घर पे घर को भी संभालो, बाहर भी काम करो, किसी मुद्दे पे बोलो तो सही। आप टॉर्चर नहीं होते, आप धक्के से टॉर्चर खुद को करते हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पे कोई उंगली करे। वो जी, जी। चीजें होती है। मैंने जैसे एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ अपने इसमें भी हुआ था। अपने समाज के लोगों ने किसी फीमेल्स के साथ कुछ गलत शायद कमेंट किए थे या कुछ भी है किए थे। उसने मेरे को बताया भी था, नाम मेरे को याद नहीं है, शायद वो हाँ, सुन रही कुटुंब भी। कुटुंब कुटुंब ऐप पर किसी ने वो मैसेज हाँ, वगैरह कर वो दिए सुन थे। रही भी होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे देखो, हम इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, हम ही कर रहे हैं ये चीजें कि हाँ, हमारी वो महिलाएं बहुत सुरक्षित गलत है, रहे बहुत। हैं। और हम में से भी कुछ ऐसे हैं जो मुझे भी ये कह रही होगी कि देखना ये मैं हमें बता रही है। सेकंड, कुछ जेंट्स भी ऐसे हैं कि देखना इसको बिठा दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो गंदगी है ना अपने अंदर, वो निकाल दो। हाँ, वो निकालें, बिल्कुल, हाँ, ये गंदगी निकाल दो, यहाँ सब बिल्कुल। जुड़ो। अपने भाई, मैं ये कह रही हूँ कि एक समाज किस लिए बनता है? समाज बनता है ग्रुप से, बंधुओं से, भाई बंधुओं से। और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रिलेशन भी यहीं से बनेंगे जब हम ग्रुप में होंगे। किसी की लड़की है पढ़ी लिखी, उसकी शादी नहीं हो रही है तो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के बच्चों की शादी करवानी, एक दूसरे को किसी भी शारीरिक आर्थिक कहीं भी डेवलपमेंट देना, ये हमारे समाज का मुद्दा होता है। मेनली हमने यही किया था कि समाज को ग्रुप में जोड़े, और ग्रुप में जोड़ने के जी, साथ साथ हम उनके साथ रिलेशन बढ़ाएं, रिलेशन के साथ उनको बिल्कुल, आर्थिक रूप से सहयोग करें। क्यों? बिल्कुल। यही था ना। मेन ये होता है कि जब हम जुड़ते हैं, फिर वो उनकी वो सुंदर लगी या फिर कैसे भी क्या कुछ भी लगी, मतलब उनके साथ गलत कमेंट करना, तो ये चीजें नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि समाज के साथ जुड़ो, अच्छे से जुड़ो। अपने जो कमियां हैं उनको, गंदगी को बाहर निकाल के जुड़ो। और डेवलपमेंट समाज का करो, अपनी आर्थिक स्थिति का करो, अपने माइंड का करो। हाँ, और खुद से पहले खुद का विकास करो, हाँ, खुद का डेवलपमेंट करो, अपने मन को साफ करो, और तभी समाज का विकास तभी होगा। तभी समाज शुद्ध होगा, तभी समाज का विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम एक मंच पे या एक साथ में एक गाड़ी के दो पहिए के रूप में हम आगे बढ़ सकेंगे। यही है। आगे का सेशन मैं अनूप जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ, आदरणीय अनूप जी। ठीक है जी। जितेंद्र जी, टाइम मैं ज्यादा हो गया, समाप्ति मैं करें। बिल्कुल मैं सीट छोड़ रहा हूँ, और आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं ये निवेदन करूंगा। मैं आदरणीय दीपा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया, और आप हमारे बीच में आज आई और आपने अपनी बात रखी। आपने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने उद्बोधन दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अखिल वैश्विक स्वामी वैष्णव बैरागी महासभा की ओर से भी हम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप इस तरह के सेशन जो है हमारे समाज बंधुओं और भाई माताओं बहनों के लिए आप लेकर आती रहेंगी। आपके इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, और इस रिकॉर्डिंग को हम ऐप पर भी डालेंगे, और वहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई है वो इससे फ़ायदा लेंगी। और निश्चित रूप से आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रहा है। इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करने के लिए हमें अनुमति दें, लगता है। और मैं मेरी सीट छोड़ रहा हूँ। आदरणीय अनूप जी से निवेदन करूँगा कि आगे की कार्रवाई और इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देने के लिए आप अपनी आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय ठाकुर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।